नमस्कार, मैं निशांत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्यारे भाई बहनों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए आज प्रैक्टिस सेशन के 8वें चरण में पहुंच चुके हैं। आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी 1 तारीख से 1 फरवरी से लेकर के और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए प्रैक्टिस सेट की पूरी कंप्लीट श्रृंखला, जैसे 37 प्रश्न 38 प्रश्न की, जैसे 37 38 आपके जीएस आते हैं, 37 हिंदी, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप सभी के बीच में आने वाला हूं। तो 1 तारीख से वो सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्त, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो दोस्त इसका जो सही जवाब है, जैसे देखिए एग्जाम आप देते हैं, यूपी पुलिस में बैठेंगे तो आपसे एक प्रश्न मैं बता दूं अभी से, अगर आप नृत्य और नृत्यांगना, नृत्य और उनसे संबंधित नृत्यांगना अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो आपका एक प्रश्न आप तय मान चलिए, जैसे ठीक है। तो आप जैसे हम कथकली पहला ऑप्शन लिए, तो कथकली से संबंधित जो सबसे जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं आपके एक उदय शंकर जी का बड़ा फेमस नाम आता है, बहुत बार पूछा गया है ये उदय शंकर, है ना। फिर अगर आपकी बात कर लें जैसे भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम में आपकी यामिनी कृष्णमान सिंह है। क्या नाम है? यामिनी कृष्णमान सिंह है, ठीक है। उसके बाद एक और फेमस है सोनल मान सिंह करके हैं, सोनल मान सिंह करके हैं, ठीक है, ये भी बड़ी फेमस है। मणिपुरी की बात कर लें तो यहाँ पे एक फेमस नाम आता है आतंब सिंह का। किनका? आतंब सिंह का, ठीक है, आतंब सिंह, ये इनका बड़ा फेमस नाम आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बिरजू महाराज हैं, इनका संबंध किससे? कथक से है। ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, आपको ये भी जानकारी होगी। जैसे बिरजू महाराज हो गए, कभी कभी का ऑप्शन और आता है लच्छू महाराज का। क्या? लच्छू महाराज, तो ये भी कहाँ के? उत्तर प्रदेश में जो कथक नृत्य है, इसके ये जो है नृत्य करता है, तो शास्त्रीय नृत्य है ये, है ना। चलिए इसमें ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस के हमने लिए हैं और इन पर चर्चा कर रहे हैं। शायद इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात कर लें तो केरल में जो साक्षरता दर है वो 94% है, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहीं पे आपके जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब की साक्षरता जो है वो कम है दोस्त, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो साक्षरता दर है वो आपकी केरल की है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो आना लगभग तय माना जाता है ना। तो देखिए अगर स्वामी विवेकानंद की बात कर लें तो रामकृष्ण मिशन, आप नाम सुने होंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। और उसके बाद बेलूर, इससे पहले उन्होंने करी थी किसकी? वेलूर मठ की, इसकी वेलूर मठ की स्थापना करी थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लें तो इन्होंने जो स्थापना करी थी वो की थी आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी मथुरा। तो तेल रिफाइनरीज के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए जिसको लगाया गया है वो लगाया गया है आपके मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा रिफाइनरी जो है ये उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है। और ये कब स्थापित हुई थी? तो ये जनवरी 1982 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और ये जो लिमिटेड ये कंपनी है ये आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। किसकी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC की है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक कभी कभी प्रश्न आपसे आता है कि जो ताजमहल का रंग धुंधला हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो वो तेल रिफाइनरी, जो मथुरा में तेल रिफाइनरी है उसी की वजह से हो रहा है दोस्त। ये भी प्रश्न यूपीपी का आया हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न लेते हैं। मुद्रा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए मूल्य का मापक, ऑप्शन बी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन,
ऑप्शन सी लाभांश, ऑप्शन डी किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। ऐसे प्रश्नों से आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आने की उम्मीद भी होती है कि एग्जाम में सीधे सीधे आपसे मुलाकात हो सकती है ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, तो मुद्रा का जो तात्पर्य है मेरे दोस्त, मुद्रा जैसे आप इसको अगर आप ऐसे समझिए तो आप करेंसी नाम सुने होंगे। करेंसी, तो करेंसी क्या है? पैसे के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के दोनों के नोट आते हैं। यह मूल्य का मापक होता है। क्या होता है? मूल्य का मापक। जैसे हमारे पास अगर 10 रुपए की नोट है, तो अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं और हमारे पास 10 रुपए, उसको 10 रुपए दे रहे हैं, तो मतलब वो वस्तु जो 10 रुपए की है, तो मूल्य का क्या है? मापक है। मुद्रा से तात्पर्य क्या है? मूल्य का मापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। छठा प्रश्न लेते हैं। विश्व में प्लेटिनम उत्पादन किस देश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो अगर प्लेटिनम की बात कर लेते हैं दोस्त, तो सर्वाधिक जो प्लेटिनम उत्पादन करता है वो करता है आपका दक्षिण अफ्रीका। ये करीब 75%, जितना भी उत्पादन होता है उसका 75% जो है ये दक्षिण अफ्रीका का करता है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? अगर हम जो शीशे की बात कर लें, टीन की बात कर लें, तो ये सब चाइना में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां प्रश्न लेते हैं। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मारा गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है कि अकबर तो भाई सर्वधर्म समभाव का था, उसने ऐसा आदेश दिया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का जो स्वर्णयुग है उसको कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि भाई शाहजहां, तो शाहजहां के काल को जो है जो चर्चा होती है कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। क्या ये प्रश्न आपसे आता है? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग जो है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। और ये अगर बात करें जहांगीर की, ये किसके लिए फेमस है? तो ये चित्रकला का स्वर्णयुग इसके टाइम को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णयुग। ठीक है दोस्त, चित्रकला का स्वर्णयुग जो है अगर पूछा जाए जहांगीर, और स्थापत्य कला का शाहजहां, और अगर आपसे हिंदी साहित्य पूछा जाए, क्या हिंदी साहित्य की बात करें तो वो अकबर है। ठीक है दोस्त, एक बात और बता दूं, जैसे जो अकबर ने बनवाया है, जो शाहजहां ने बनवाया है, या जो जहांगीर ने बनवाया है, इनकी आप जो है थोड़ा सा जो भी स्थान इन्होंने बनवाया उनको आप देख लेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्त, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, इसमें सॉरी माफ करिएगा, इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। क्या जहांगीर जो है इसमें इसलिए इसको जो है इसने ऐसा किया था। जहांगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के लिए मारे थे। ठीक है दोस्त, किसके लिए? खुसरो की सहायता। जो अमीर खुसरो इसका पुत्र था, खुसरो की सहायता के लिए जो है इनको मारा गया था। बात क्लियर है? तो इसको भी आप जो है समझिए। ठीक है दोस्त, तो ये का आपका क्लियर है, इसको आप याद रख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो आपको पता है 2 अक्टूबर को दो महान विभूतियों, एक तो लाल बहादुर शास्त्री, क्या लाल बहादुर शास्त्री, और दूसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो है आपका आपके गांधी जी। इन दोनों महापुरुषों की जो है जयंती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। क्या बाल दिवस। 12 अगस्त को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? तो ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। बताइए। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है। अगर बात कर लें कि भाई आपसे पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 18 है।
बात क्लियर है। अगर जैसे हमसे वेद वेदांग पुराण पूछे जाते हैं तो वेद कितने आपके हैं, वेद आपके 4 हैं, वेदांग कितने हैं, वेदांग आपके 6 हैं और पुराण आपके 18 हैं। ठीक है। अगर बात करें सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो ये है आपका मत्स्य पुराण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी CR दास। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। अगर बात कर लेते हैं कि भाई जो है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो आपको पता है गीतांजलि के लेखक हैं ये, किसके, गीतांजलि। ठीक है, क्लियर है। अगर यहां बात कर लें भाई महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। कुछ लेखक यहां पूछा है हिंद स्वराज, ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी हैं। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। और बात करें सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन है, तो ये मोहम्मद इकबाल है। आपको ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, लेखक पूछ रहा है कि नारा किसने दिया था। अगर ऐसे बात कर लेंगे भाई रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने जो है महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, है ना। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना। तो ऐसे आपको कई नारे आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी अब प्रश्न को पढ़ना है कि भाई प्रश्न की थीम क्या है या प्रश्न पूछना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, ऑप्शन बी निशाद बाग जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला दिल्ली, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो देखिए इमामबाड़ा लखनऊ में है, बात बिल्कुल सही है, बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है। निशाद बाग की बात कर लें तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और फिरोज शाह कोटला तो दिल्ली में है, आए सभी जानते हैं। ठीक है। लेकिन हुमायूं का जो मकबरा है वो इलाहाबाद में नहीं दोस्त। हुमायूं का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। और यह इमारत जो है मुगल परिसर, यह इमारत जो है वो मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। और 1993 में 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन लता मंगेशकर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी PT उषा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बात करें जैसे PT उषा की बात करें तो इनको गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। क्या? गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। बात क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी को आयरन वुमेन कहा जाता है। क्या? आयरन वुमेन कहा जाता है। मतलब हिंदी में आप कहें तो लौह महिला, इनका जो निर्णय था लौह महिला। सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं तो सरोजिनी नायडू जो है ये आपकी भारत कोकिला थी। ठीक है, भारत कोकिला थी। अब बात करें लता मंगेशकर की तो इनको स्वर कोकिला कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। किसको? लता मंगेशकर को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भारत कोकिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम राज्यपाल भी रही हैं, प्रथम महिला राज्यपाल जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन इसमें सी सही मारना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं कि भाई भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो आपको पता है कि भाई त्यागपत्र के विषय में जो बात कही गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में कही गई है ना। और 56 के आप 2 में पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको? उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति आप लिखिए और यहाँ पे देंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। बात क्लियर है। ठीक है, अगर यहीं पे जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको जैसे महाभियोग की जो बात होती है तो वो होती है 61 में। जैसे कुछ लोग हो रहे हैं साहब ये तो त्यागपत्र वाला बात 61 में है, तो 61 में त्यागपत्र नहीं बल्कि महाभियोग है। ठीक है दोस्त, तो इसमें आप देखिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल
सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जो है वो देते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मोहाली, ऑप्शन डी नोएडा। बताइए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर हम बात कर लें कि भाई भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो आपके बेंगलुरु में अवस्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्त, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं कि भाई सिलिकॉन वैली ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक IT कंपनियाँ हैं। क्या है? IT कंपनियां हैं। ठीक है, और भारत के निर्यात में कितना इनका योगदान है? इनका 33% जो है ये करीब योगदान है, इसलिए जो है इनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है? राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 31 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। बताइए दोस्त, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु किसमें बताई गई है? तो आपको पता है, आप अनुच्छेद 84 जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो एक तो भारत का नागरिक हो, वो क्या प्राप्त किया हो, 30 प्लस उसकी एज हो, 30 या 30 प्लस एज हो उसकी, कोई ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों वो हो, और उम्मीदवार को संघ या उस राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो ये 3-4 जो इसेंशियल हैं वो होने चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं 30 वर्ष, क्या 30 वर्ष हो या 30 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, मैक्सिमम कोई एज अभी इसमें डिसाइड नहीं की गई है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिगत जो है भारत में जो यूपी का स्थान है, क्योंकि ये आपसे बार बार प्रश्न ऐसे आते रहेंगे, तो ये कई एग्जाम में आ भी चुका है, यूपी के कई एग्जाम ऐसे हैं जिसमें आ भी चुका है। तो आप एक बात समझिए, जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को पहले हम लोग कहते हैं कि भाई एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई आपको पता है 650 किलोमीटर है, और उत्तर में जो है करीब 2 लाख करीब 24 लाख 928 वर्ग किलोमीटर जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये करीब 7.33% कवर करता है। आपको पता है जो क्षेत्रफल दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य आता है उसमें प्रथम स्थान पर जो आता है वो आता है आपका राजस्थान। तो आपका प्रथम स्थान तो गलत हो गया भाई, पहले स्थान पर राजस्थान आता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पे जो आता है वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या भैया? दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है। और अगर हम बात करते हैं तीसरे स्थान की तो मेरे दोस्त, तो तीसरे स्थान पे आपका कौन आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। कौन आ जाता है? महाराष्ट्र जो है ये तीसरे स्थान पे आ जाता है। बात क्लियर है? और यहाँ पे बात करते हैं चौथी, तो चौथा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश नहीं, पहले उत्तर प्रदेश जो था वो 5वां था। जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक हुआ करते थे तब वो 5वां हुआ करता था, लेकिन जब से वो दोनों रीस्टेट अलग हुए हैं तब से ये जो है चौथे स्थान पे आ गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 17 नंबर, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु गंगा पर, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी नेहरू सेतु सोन नदी पर। तो आपको पता है महात्मा गांधी सेतु जो कि कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है ना। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ये करीब 5.575 किलोमीटर का है। भूपेन हजारिका सेतु जो ब्रह्मपुत्र का है, जिसको हम लोग ढोला सादिया के नाम से जानते हैं, इसकी बात कर लेते हैं तो ये करीब 9.15 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो बताओ भैया इसमें बड़ा कौन? तो जाहिर सी बात है, अगर अब आपसे पूछे 2017 से पहले जो एग्जाम होते थे उसमें महात्मा गांधी सेतु जो पटना वाला था गंगा नदी पर वही माना जाता था, लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे दोस्त। भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है। ठीक है दोस्त, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच का ये मार्ग है। कहाँ पे? असम और इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है? किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी सीवी रमन। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात क्लियर है? यह
कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सी राजगोपालाचारी को पहली दफा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इनके साथ जो अन्य व्यक्ति थे उनका नाम आप जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर, वेंकटरमन, भगवान दास, ये सारे जो है इनके साथ सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ऑप्शन ए 1421 से 1434, ऑप्शन बी 1451 से 1489, ऑप्शन सी 1489 से 1517, ऑप्शन डी 1517 से 1526। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, जो उसका उत्तराधिकारी के रूप में आप कह सकते हैं। इसका जो मूल नाम था सिकंदर लोदी का, ये भी आप सोच सकता पूछा जाए और एग्जाम में पूछा गया है। इसका मूल नाम जो था वो था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां जो है इसका नाम था। ठीक है, बात करते हैं तो 17 जुलाई 1489 को जो सुल्तान सिकंदर शाह था, उसकी सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से जो है ये बैठता है। कौन? सिकंदर लोदी जो है ना। कब बैठता है? 1489। ठीक है दोस्त, तो आप देख लीजिए 1489 में बैठ रहा। कोई दो ऑप्शन मैच करने का नहीं मैच कर रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें 1489 से लेकर के ये जो है बैठता है और ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था और धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी जो था वो बिल्कुल असहिष्णु था। वह विद्या का पोषक प्रेमी था। गले की बीमारी के कारण जो है 1517 में इसकी मृत्यु हुई थी और इसने जो है ये कह सकते हैं कि जो पूज्य मूर्तियां थी उनको तुड़वा करके जो है ये मीट मांस बिचवाता था। तो इसकी गले की बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर रंगराजन, ऑप्शन डी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो आपको पता है भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 से लेकर के 1968 तक या 1969 तक कर सकते हैं। तो जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक जो प्रभाव वो पड़ा था आपके गेहूं चावल की कृषि पर अत्यधिक पड़ा था। लेकिन गेहूं पर सर्वाधिक पड़ा था दोस्त। ये भी आपसे पूछा था कि भाई सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा था। तो आप इसको भी कर लीजिएगा। तो इसमें जो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जाता है। कभी कभी आपसे श्वेत क्रांति पूछता है। क्या श्वेत क्रांति किस कौन लेकर के आए थे? श्वेत क्रांति जो है ये लाए थे वर्गीज कुरियन। कौन लाए थे? वर्गीज कुरियन लेके आए थे। मामला क्लियर दोस्त। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।